नहीं है वो देखिए, पहले तो हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। दूसरी बात तो ये है कि हम लोग काम करते, जनता के दरमियान में रहते। हम लोग इलेक्शन से 6 महीने पहले अचानक आईसीयू से एक्टिव नहीं होते। हम साल के 5 टर्म के 5 साल एमएलए, एमपी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हम एक्टिव होते, पब्लिक में काम करते। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर किसी का नाम नहीं आएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन उनके नाम को रिपोर्ट करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, और फिर आपके सिटीजनशिप पे क्वेश्चन उठेगा। क्या आप हम चाहेंगे कि कोई तेलंगाना के रहने वाले पर सिटीजनशिप का क्वेश्चन किया जाए? और तीसरी बात यह है कि क्या यह बात सच नहीं है कि स्टालिन के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नाम काटे गए? तो ये सब चीजें हैं। इसीलिए ओवरऑल हमारी कोशिश ये है कि हर एक का नाम आए। दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं कर रहे तो मैं स्ट्रांगली बोल रहा हूं कि उनको, उन गरीबों की कोई फिक्र नहीं है। उन लोग, उन गरीबों की जो उनको वोट डालते हैं। भाई देखिए, भारत की जो डेमोक्रेसी जिंदा है ना, वो भारत के गरीबों की वजह जिंदा है। दौलतमंद कभी मूड आया तो निकल के वोट डालते, नहीं डालते। ये गरीबी है जो पेट भी अपना पालने के लिए धूप, बरसात, सर्दी में काम करता है। अगर उनको वोट नहीं मिलेगा तो फिर जमहूरियत की रूह को नुकसान पहुंचेगा। The soul of democracy of India lies with the poor people of India. और एसआईआर अगर उनसे आप करा के उनसे पूछेंगे, ये तुम्हारे 2002 में तुम कहां थे, 2002 में डॉक्यूमेंट, इतने डॉक्यूमेंट लेके आओ। 12 में तो 3 तेलंगाना में डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए जाते। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना है, ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है। आज हर पॉलिटिकल पार्टी की अखलाकी जिम्मेदारी है कि एसआईआर में हर जेन्युइन वोटर को गाइड करे, उनकी हेल्प करे। ऑल पार्टी मीटिंग में जाके ये उन्होंने कर लिए, उन्होंने कर लिए, ये जाके रोना नहीं होगा। मगर एमआईएम पार्टी जिम्मेदारी समझ रही। अब देखिए, आप महाराष्ट्र में हम ऐप बना के दिए, दिल्ली में ऐप बना के दे रहे, उत्तराखंड में बना के दे रहे। उसमें क्या है बोलिए? मकसद एक ही है कि हमारे देश में ऐसे फाशिस्ट ताकतें हैं जो खास तौर से गरीबों को, जिसमें मुसलमान, दलित भी शामिल है, उनको आप वोटिंग राइट से महरूम करना चाह रहे। क्यों महरूम करना चाह रहे? क्योंकि मालूम ये वोट डालने वाले हैं। और उनको आप बंगाल में तो जिसके नाम नहीं आए, वहां का सीएम बोल रहा है कि उनको हम रेशन नहीं देंगे, उनको रेशन नहीं देंगे, उनको पेंशन नहीं देंगे। तो ये भी चीजें हैं। तो सब चीजें मिलकर जब डेमोक्रेसी को मजबूत रखने के लिए, और वोटिंग राइट एक गरीबों के पास एक हथियार है, वो उससे महरूम ना हो जाए, इसलिए एमआईएम पार्टी दिन रात कोशिश कर रही है। साहब, आप 1 मिनट में अपने आप कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया। आप, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप कहां पर बैठे हैं। अभी आप बोल रहे थे कि आप ही बड़े एक्टिव हैं, आप तारीफ भी कर रहे थे अपने सवाल में। नहीं नहीं नहीं, अब सुन तो लीजिए। नहीं नहीं, सुन तो लीजिए। पहले तो आप वोट बैंक बोले, पहले आप बोले बड़े एक्टिव हैं, फिर आप बोले कि आपको अपना वोट बैंक है, अब तीसरा आप बोल रहे कि भाई ये तमाम चीजें फैक्ट हैं। आप ही के मायानाज एएनआई ने रिपोर्ट किया है उन तमाम लोगों को। जो मैं एक एक जुमला कह रहा हूं वो आप ही का देखकर बोल रहा हूं। ये मेरे आसमान से या जमीन से खींच के नहीं लाया हूं, आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया है। उस सच्चाई को बयान कर रहा हूं, उस हकीकत को बयान कर रहा हूं। और हमारा मकसद एक ही है कि जेन्युइन वोटर का नाम आए। हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हम उसको जजमेंट को गलत मानते, मगर अब तो लॉ बन गया, इसीलिए हम पूरी कोशिश कर रहे। वेल, यू सी, दीज claims cannot be called as unfounded, or one cannot brush it aside by saying, oh, you're stretching things too far. If your name is not there in the voter list, which is now being done as a test of citizenship, which is now a new way of doing NPR and NRC, of course those apprehensions will be found to be true. What we see right now happening in West Bengal, the West Bengal new government of BJP have issued a memo or a government order wherein they have said that those 27 lakh people whose names have not been included in SIR, they will be denied all government benefits. Now juxtapose that with the Supreme Court judgment which says that people whose names have not been included in SIR, the Election Commission of India should
send those names to the competent authority. What will the competent authority would be MHA? What will they do? They will not sit on it. They will tell those voters to prove your citizenship. That can happen. It may happen. We don't want that to happen. वो मैं उनकी तरफ से जवाब नहीं दे सकता, मगर बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी के हम अपना एग्जिस्टेंस अल्लाह सुब्हाना व तआला के बाद उन गरीबों की दुआओं और उनके वोट की वजह से हम जीत के आते। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अगर एक भी जेन्युइन वोटर का नाम तेलंगाना से कट जाएगा तो हमको बहुत बेचैनी और तकलीफ होंगी, चाहे कोई हो, किसी मजहब का रहे तो। और ये गरीबों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। आप लोग समझ नहीं रहे। आप लोग दौलतमंद के पास पासपोर्ट है, एक पासपोर्ट बनाने आज आप जाओ, मिनिमम पासपोर्ट बनाने के लिए 25 से 30 हजार रुपए लग जाते, और वो गरीब की महीने की कमाई भी नहीं होती वो 25-30 हजार। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, आप इंक्लूड करो। भाई अगर स्टेट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दे रही है, स्टेट दे रही है ना, उसको आप एक्सेप्ट करो। इसमें मेरे को क्या बोलने का है, वो सवाल ये पैदा होता कि जो लोग थकते नहीं मुझे गाली देने से, अब बोलो क्या हो रहा है। हर बार मेरी पार्टी को मुझे मेरे पार्टी के लोग गालियां देते, मिले हुए है, मिले हुए है, मिले हुए है। कल तक जो बोल रहे थे कि एक आंख में काबा एक आंख में मदीना, और जो कल तक ये बोल रहे थे कि हम बंगाल को काबे की जमीन नहीं बनाएंगे, सब दोनों एक जगह बैठ के चाय पी रहे हैं। जो हमको गाली देते थे, अब आप किस मुंह से हमको गाली देंगे? दो आप गाली। मुझे यकीन है कि आपको हैजे की बीमारी है, गाली दो, मगर ये बोलो अब इस पे क्या बोलेंगे आप? भाई एक गवर्नमेंट को बंगाल की जनता ने वोट नहीं दिया, हफ्ता भर नहीं हुआ, पूरे कबूतर उड़ के भाग गए, पूरे कबूतर उड़ गए। वो गाना था ना, कबूतर आ पूरे भाग गए। अच्छा मैं मेरे बोलने पे तो नहीं गए ना। और एक बात सुन लो, आप नहीं बोलना चाह रहा था मैं, बाद में बोलूंगा, खैर रुक जा तो नहीं बोलते वरना एक नया तमाशा होगा। खैर बहरहाल नहीं, अब जो मेरे को गाली देते थे अब उनको बोलो क्या कैसा जा रहे भाई, इसमें क्यों जा रहे लोग? ममता बनर्जी इलेक्शन हारी मिस गवर्नेंस की वजह से, ममता बनर्जी इलेक्शन हारी करप्शन की वजह से, ममता बनर्जी इलेक्शन हारी कोई जमीन पे उन्होंने इंसाफ नहीं किया मुसलमानों से। यस, एक फैक्टर SIR भी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये 5 चीजें हैं जिसकी वजह से TMC का बुरा हाल हुआ। और याद रखिए, सियासत में कभी भी आप जमीन से जुड़े हुए लोगों को आप अपना नुमाइंदा बनाना। अब ये पूरे के पूरे एक के बाद एक पूरे चले गए, अब क्यों जा रहे भाई? वो खत्म हो गया। अब कौन सी पार्टी के हैं वो? अब उनको मालूम भाई क्या हुआ कैसे हो रहा। हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए SIR के लिए काम कर रहे हैं, हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं ताकि लोगों में एतमाद बहाल रहे। और अब आप नहीं मालूम वो अब कैसा बोल रहे हो, वो उनको जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी के एक मुस्लिम नेता कश्मीरी औरंगाबाद को गए, औरंगाबाद में जाके होटल में ठहरे। बीजेपी के मुस्लिम नेता हैं, वो कश्मीर के कश्मीरी हैं, औरंगाबाद में ठहरे तो 1 घंटे के अंदर होटल वाला उनको बोला थैंक यू वेरी मच, आप प्लीज चले जाइए। क्यों निकल जाओ? बोले आप कश्मीरी मुसलमान हैं और खुद बीजेपी के हैं। अब आप बताइए देश में कितनी नफरत है। बीजेपी का है मगर बीजेपी के कश्मीरी मुसलमान है, बीजेपी के ही गाना गाते, बीजेपी के ही ऑर्केस्ट्रा पार्टी के हिस्सा है, बल्कि उस खव्वाली पार्टी में उनका काम खव्वाली का है। उन्हीं को बोल दिया गया औरंगाबाद के होटल वाले के साथ आप चले जाइए क्योंकि आप कश्मीरी मुसलमान हैं, मैं रखते आप। एक आदमी पैसे दे के रह रहा है। हम उम्मीद करते कि वो जो बीजेपी में कश्मीरी मुसलमान साहब है
उनका अंदर का जमीर जागेगा, हमियत जागेगी। मगर ये एक मिसाल बताता है आपको क्या देश में हो रहा है कि उन्होंने संविधान पे जो ओथ लिया उसके खिलाफ है। आप संविधान पे ओथ लेकर हर भारत के नागरिक का काम करने का, आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अब आप ये बताइए तो फिर हम तेल किससे ले रहे, गैस कहां से आ रही? कतर से गैस आ रही ना। हम सबसे देशों से आप गैस हम दुनिया के कई ममालिक से लेते हैं, पेट्रोल कई ममालिक से लेते हैं, तो क्या करेंगे? उसमें भी आप रिलीजन लेके आएंगे क्या? तो ये तो आप तो एक चीफ मिनिस्टर हैं, आप, जनता ने आपको वोट दिया है, और अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे और आप इंसाफ की जगह डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो ये तो उस ओहदे की बेइज्जती होगी जिस पर खुदा ने, अब इन्हें जनता ने आपको वहां पर जिम्मेदारी देके बनाया है। Categorically condemn the killings of Indians. That is the least he can do, and he should do it. What is this calling some official of US embassy and showing our displeasure? Can you believe that they have attacked that ship, and those people are pleading for help? They don't want to go and help. Say that the US can attack any ship. They cannot do that, na. Who would attack any ship? Was that an Iranian submarine? Was that an Iranian ship? Who is US to attack those ships? Number one, it is illegal to, what they have done is illegal according to international law. Have they taken the sanction of United Nations? No. Have they taken the sanction of the permission of their own Congress? No. Whatever US and Benjamin Netanyahu are doing are completely illegal, and they are responsible for all this havoc which they have created everywhere. And those people on that ship are pleading for help. You don't even help them. What kind of humanity is this? What kind of expression? What kind of all these loud claims of human rights which you want to preach to the whole world? Who are you to attack any ship? Please tell us. Who are you? Are you the world policeman to attack a ship? You have no right whatsoever, according to international law, to attack any ship, which you have done, unfortunately, and which has led to the death of Indians over there. Is your channel saying that if it does not have an Indian flag, the Indians can be killed? Please remember that what US is doing is completely illegal. Donald Trump is a threat to world peace. You cannot attack any ship. What is this? Why are you attacking any ship? Who gives you the right to attack any ship? Whatever flag it is, how can you attack any ship? Was it a military ship? What is this happening? How can you do that? We have lost 3 Indians over there. If their families are suffering now, one man was supposed to go there. His wife was waiting for him. Please don't give the justification of that flag, nothing doing. US and Israel has no right to attack any ship over there. Who are you to attack? Why you attacked the ship at all? Was it an Iranian military ship? That also you cannot attack. What kind of ये तो दादागिरी हो गई, गुंडागर्दी है तो पूरा ये। हम जिसको चाहे अटैक करेंगे, आप कुछ भी कर लो, ये कैसा होगा भाई? और ये what is this argument which you are presenting? Can you say this to the people, those Indians who have lost their life? ओ नहीं, आपका शिप में इंडियन फ्लैग नहीं था तो इसलिए आप मर सकते? ये क्या बात है भाई? You had come late to this press conference. I have expressed my unhappiness and anguish that our country's Prime Minister has not uttered a single word condemning the killing of Indians. And what is this way of calling an official of US Embassy and showing our displeasure by issuing a demarche or whatever it is called? ये क्या हो रहा भाई? Those people are pleading for help. That ship is on fire. You don't even come and help them. We must thank the Omani government for helping us. At least they came and rescued those people. Otherwise, all of them would have been dead by now. Sir,
ये हो जाएगा कि अगर कोई बेटा 6 फुट 3 इंच का रहा तो आप बोलेंगे नहीं, हम खाली 6 फुट जो रहेंगे उनका नाम डालेंगे। अरे उसकी गलती क्या है, 6 फुट 3 इंच का हो गया तो उन्हें, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ड्राफ्ट लिस्ट में आने के बाद ईआरओ के पास जाओ, ईआरओ अगर एक्सेप्ट नहीं करा तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास जाओ, वहां गए तो सीओ के पास जाओ, वहां नहीं गए तो फिर आप कोर्ट को जाओ। तो इसका बहुत, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत, हम ये बोले। चौथी बात हम उनसे ये बोले हैं कि जो 12 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का जो हवाला दिया गया है, उसमें आप देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि तेलंगाना में एनआरसी नहीं हुआ तो 12 में से एक चला गया। तेलंगाना में परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, वो खत्म हो गया। तेलंगाना में फैमिली रजिस्टर का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, तो 12 में से 3 तो तेलंगाना में दिए ही नहीं जाते, तो हम क्या करना बताइए फिर आप। इसीलिए हम उनको रिक्वेस्ट किए, रिप्रेजेंटेशन में दिए कि आप तेलंगाना गवर्नमेंट का ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता, स्टेट गवर्नमेंट देती, उसको एक्सेप्ट करिए। तेलंगाना में फूड सिक्योरिटी कार्ड गवर्नमेंट देती, उसको एक्सेप्ट करिए। और पैन कार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है उसको भी इंक्लूड करिए, क्योंकि ये सब तीनों डॉक्यूमेंट पोलिंग के दिन वोटर इसको दिखाकर अपना वोट डाल सकता। जब मैं वो दिखाकर वोट डाल सकता हूं तो फिर दिखाकर अपना नाम क्यों इंक्लूड नहीं करा सकता हूं मैं। तो ये हम उनसे रिक्वेस्ट किए। तो हमको उम्मीद है कि सीओ साहब और खास तौर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोग ऑफिसर, और खास तौर से हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हमारे रिप्रेजेंटेशन पे गौर करेंगे। और एक चीज हम उनको बताए कि 2026 टोटल इसमें किसी का नाम नहीं आया तो उन्होंने क्या करना। तो सीओ साहब बोले कि फॉर्म 6 डालिए। ठीक है, फॉर्म 6 डाल दिए। फॉर्म 6 डाल, जिसका वोटर का नाम नहीं है 26 में। अब फॉर्म 6 डालने के बाद क्या होगा कि फाइनल लिस्ट जब आएंगी उसमें उसका नाम इंक्लूड होगा, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि फाइनल लिस्ट में आएगा नहीं आएगा। मैंने पहले ड्राफ्ट लिस्ट आएंगी, फिर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन होगा, फिर फाइनल लिस्ट आएंगी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में आज हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना के पास जाकर ये रिप्रेजेंटेशन दिए। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज सेकंड सैटरडे रहने के बावजूद भी वो वक्त निकाल कर आए। मगर ये इंपॉर्टेंट इशू है, हम उम्मीद करते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे रिप्रेजेंटेशन को बड़ी संजीदगी से गौर करके इसका सोल्यूशन निकालेगा, क्योंकि ये सब के सब बहुत जरूरी है। क्योंकि हम भी यही चाह रहे कि जेन्युइन वोटर का नाम एसआईआर में इंक्लूड हो, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी इस रिप्रेजेंटेशन को गौर करके इसमें जो हमने जो उनसे रिक्वेस्ट किया है उसको एक्सेप्ट करें। कि हमारा मानना ये है कि भारत का जो नागरिक है उसका एक बहुत बड़ा, उसके पास जो हथियार है, पावर है, वो वोट का है, और खास तौर से गरीबों के पास, चाहे वो किसी समुदाय का हो। अगर गरीब को अगर आप वोट डालने के हक से महरूम कर देंगे तो फिर उसके पास बचा ही क्या। ये तो फिर डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन मार्क उठेगा। इसीलिए हमारी कोशिश पूरी यही है कि कोई भी हो, किसी समुदाय का हो, उनका जो भारत के नागरिक है उनका नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए, अगर आप प्री प्रिंटेड फॉर्म 2026 का देंगे तेलंगाना में, और वोटर को आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 2002 का डेटा लिखे, बहुत मुश्किल होने वाला है। आप सुनिए, अब आप बीएलओ है, आप तो मैपिंग कर लिए पूरा, अब आप क्या बोल रहे हैं कि नहीं, बीएलओ आपको बोलेगा फोटो ले लो। भाई, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 लाख वोटर है। 18 लाख वोटर के पास बीएलओ, एक बीएलओ जाएगा जरूर। आप एक महीने में नहीं कवर कर सकेंगे। और ये बात याद रखिए कि बारिश का मौसम है, हैदराबाद में मानसून है, बारिश हो गई, बीएलओ कहां जाएगा। अर्बन एरियाज है, रूरल एरियाज है। तो इसलिए हम ईसीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी नहीं कर रहे तो मेरे को नहीं मालूम। हैदराबाद में कहावत है, जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान खाना। तो अब उन्होंने, देखिए, वो लोग नहीं कर रहे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। हमको फिक्र है कि जो भी तेलंगाना का जेन्युइन वोटर है उसका नाम आना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन
आपने इस SIR की एक्सरसाइज को प्लीज इंक्लूसिव करिए, एक्सक्लूसिव मत करिए। हमारी उनसे दरखास्त है, एक दरमंदाना दरखास्त है उनसे कि उस पर गौर करें हम जो रिप्रेजेंट किए।